गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th अर्थशास्त्र चैप्टर 2 का संसाधन के रूप में लोग। तो इससे पाठ्य पुस्तक से प्रश्न अभ्यास लेके आए हुए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए और क्वेश्चन आंसर को अपना नोटबुक तैयार करें। आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिखाई दे रहा है कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिखाई दे रहा है। तो संसाधन के रूप में लोग किसी देश के कार्यरत लोगों को उनके वर्तमान उत्पादन कौशल एवं योग्यता का वर्णन करने का एक तरीका है। यह लोगों की सकल घरेलू उत्पाद के सृजन में योगदान करने की योग्यता पर बल देता है। और अन्य संसाधन की भांति भी जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये संसाधन के रूप में लोग से क्या समझते हैं, ये पूरा का पूरा लिखना है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम नज़र डालते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि संसाधन मानव संसाधन भूमि एवं भौतिक पूंजी जैसी अन्य संसाधनों से भी भिन्न है। कैसे? तो इसके बारे में जब आप लिखेंगे तो आपको ये सारी जो लिखी हुई है यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि ये वर्णन करने के लिए क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो इस तरह से लिखेंगे। कुछ लोग यह मानते हैं कि जनसंख्या एक दायित्व है, न कि एक परिसंपत्ति। किंतु यह सच नहीं है कि लोगों को एक परिसंपत्ति बनाया जा सकता है। यदि हम उनके शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा निवेश करें, जिस प्रकार भूमि, जल, खनिज आदि हमारे बहुमूल्य संसाधन हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी बहुमूल्य संसाधन हैं। लोग राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के उपभोक्ता का मात्र नहीं है। इस तरह से अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप अच्छी तरह से उतार कर से लिखने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर नज़र डालते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। अगर मानव पूंजी का निर्माण करते हैं तो शिक्षा का होना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन में कर रहा है। तो शिक्षा क्या है, तो उसी के बारे में आपको समझना चाहिए कि मानव पूंजी निर्माण अथवा मानव संसाधन में शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा एवं कौशल किसी व्यक्ति की आय की निर्धारित करने वाला मुख्य कारक होता है, जो किसी बच्चे के शिक्षा और प्रशिक्षण पर किए गए निवेश के बदले में वह एक भविष्य में एक अपेक्षाकृत अधिक आय एवं समाज में बेहतर योगदान के रूप में उसे उच्च प्रतिफल दे सकता है। क्योंकि शिक्षित लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश कर पाते हैं, और इसका कारण यह है कि उन्होंने स्वयं के लिए शिक्षा का महत्व जान लिया है। अगर आप शिक्षा का महत्व को जानेंगे तो वो आपके पूंजी का निर्माण करता है। और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह शिक्षा ही है जो एक व्यक्ति को उसके सामने उपलब्ध आर्थिक अवसरों का बेहतर उपयोग करने में सहायता प्रदान करती है, जो कि शिक्षा श्रम की गुणवत्ता में वृद्धि करता है और कुल उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायता करती है, और कुल उत्पादक देश के विकास में काफ़ी योगदान देता है। इस तरह यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर को प्राप्त हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। यानी स्वास्थ्य में आपको मानव पूंजी निर्माण करते हैं तो उसमें स्वास्थ्य की क्या आवश्यकता है। तो इसके बारे में आपको समझना चाहिए कि केवल एक पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति ही अपने के साथ न्याय कर सकता है। इस प्रकार यह किसी व्यक्ति के कामकाजी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक अस्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार, संगठन एवं देश के दायित्व के लिए कोई भी संगठन ऐसे व्यक्ति के साथ काम पर नहीं रखेगा जो रोग, खराब स्वास्थ्य के कारण पूरी दक्षता से काम न कर सके। अगर किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है तो उसे काम पर नहीं रखा जाता, क्योंकि उसे काम करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो ये मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य का होना काफ़ी ही महत्वपूर्ण होती है। यानी स्वस्थ व्यक्ति ही वर्क को पूरा कर सकता है। अब थर्ड पॉइंट को अगर देखा जाए तो क्या लिखा है कि स्वास्थ्य न केवल किसी व्यक्ति के जीवन गुणवत्ता में सुधार लाता है, अपितु मानव संसाधन विकास में प्रतिदर्शन करने की क्षमता रखती है। तो किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अपनी क्षमता एवं बीमारी से लड़ने की योग्यता की पहचान में सहायता करता है। इस तरह से बच्चों देखिए कि किस तरह से आपका क्वेश्चन को लिखा जाना चाहिए।
इस तरह क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको अधिक अंक प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक अंक इस तरह से लिखने का प्रयास करें, शब्द को लिखने का प्रयास करें, शब्द सीमा के साथ लिखें और अधिक नंबर प्राप्त करें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं कि किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको बदल दिया, क्या क्वेश्चन को बदल दिया कि किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है, यानी उसका कामयाबी जीवन में स्वास्थ्य होना अति आवश्यक है या नहीं होता है। तो कहता है कि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति शरीर में एक खराब दिमाग निवास करता है, यानी अस्वस्थ व्यक्ति के मन में खराब मन का दिमाग अवस्थित करता है और जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य का अर्थ जीवित रहना मात्र नहीं है और स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुदृढ़ता शामिल है, ये इसमें कहा जा रहा है। अब ये कहता है कि परिवार में कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, दवा नियंत्रण, प्रतिरक्षण एवं खाद्य मिलावट निवारण आदि बहुत से क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कि कोई व्यक्ति अस्वस्थ अगर हैं तो ठीक से काम नहीं कर सकता है। इसलिए चिकित्सा सुविधा के अभाव में एक अस्वस्थ मजदूर अपनी उत्पादकता और देश के उत्पादकता को कम करता है। इसलिए किसी व्यक्ति की कामयाबी होने के लिए जीवन में स्वास्थ्य का होना काफ़ी भूमिका निभाती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर अगर चर्चा करते हैं तो क्या दिया है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में किस किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है, तो लिखें। तो लिखेंगे, ये आपके सारे के सारे पॉइंट अच्छी तरह से लिख के बताए हैं, इसी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन व खनन आदि आते हैं और द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण में शामिल होते हैं और तृतीयक क्षेत्र में बैंकिंग, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, बीमा, दुर्घटना, ये सभी आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की अगर चर्चा हम करते हैं तो आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया में क्या अंतर है आपको बताना है। तो ये आपके सामने में आंसर लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरह से देखकर लिखने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चर्चा करते हैं कि महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होते हैं, यानी महिलाएं होते कम आमदनी वाले सोर्स में क्यों नियोजित होते हैं, क्यों काम करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। आपको लिखना है कि महिलाएं निम्नलिखित कारणों से निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है। बाजार में किसी व्यक्ति की आय निर्धारण की शिक्षा महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। भारत में महिलाएं पुरुष की अपेक्षा कम शिक्षित होती है, उनके पास बहुत कम शिक्षा एवं निम्न कौशल होते हैं, इसलिए उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। आपको रीज़न लिखना है कि उसको कम वेतन क्यों दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि ज्ञान एवं जानकारी के अभाव में महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती है, जो उन्हें कम मजदूरी दिया जाता है। अब देखते हैं कि महिलाओं को शारीरिक रूप से कमज़ोर माना जाता है, इसलिए उन्हें प्रायः कम वेतन दिया जाता है। यानी ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसके बारे में गलत फहमी है, जिसके बारे में सोच कर महिलाओं को निम्न वेतन दी जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चर्चा करें कि बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे। बेरोजगारी क्या होता है, तो बेरोजगारी वो होता है जो कब लोग काम करने के इच्छुक हों किंतु उन्हें रोजगार ना मिले तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। यानी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उसके पढ़े लिखे अनुसार उसे काम नहीं मिलता है, उसी को बेरोजगारी कहा जाता है। ये परीक्षा में आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा। बच्चों ध्यान रहे, इसे एक नज़र से याद कर लेंगे। यह स्थिति विकसित देश की अपेक्षा विकसित देशों में अधिक देखने में आती है और कामगार जनसंख्या में 25 से 59 वर्ष की आयु के वर्ग लोग इसी में आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखें कि प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में वो उत्पादकता में कोई योगदान नहीं कर पाते हैं और ऐसा प्रायः किसी क्रिया से जुड़े परिवार के सदस्य के साथ होते हैं। काम में 5 लोगों की आवश्यकता है किंतु उसमें 8 लोग लगे हुए हैं, 3 लोग अतिरिक्त हैं। यदि उनमें 3 लोग को हटा दिया जाए तो उत्पादकता कम नहीं होगी। ये 3 लोग क्या होते हैं, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी में शामिल होते हैं। इस तरह से इसको समझकर लिखने का प्रयास करें। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि मौसमी बेरोजगारी। अब देखिए, तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि मौसमी बेरोजगारी यहाँ भी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताना है। दोनों को डिफिनेशन को लिखकर आप एग्जाम्पल के साथ इसे वर्णन कर दीजिए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चर्चा करते हैं कि शिक्षित बेरोजगार भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है, आपको बताना है। तो शिक्षित बेरोजगार शहरों में एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवा रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है
कि मैट्रिक की अपेक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री धारकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ रही है। विरोधाभासी जनशक्ति आती जाती है और कुछ वर्गों में अति शेष जनशक्ति अन्य क्षेत्रों में भी जनशक्ति को साथ विद्यमान रहता है और यह एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों में बेरोजगारी व्याप्त है, जबकि दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के जरूरी तकनीकी कौशल की कमी है। बच्चों ध्यान रहे, ऐसे आप लिख सकते हैं या अपनी ओर से बना के भी इसको लिख सकते हैं, ये नहीं कि इसी तरह आप लिखने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चर्चा करते हैं कि भारत आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। तो ये देख रहे हैं आपके पास ये क्वेश्चन है और उसके पास ये आंसर भी दी हुई है, तो इस आंसर को देखकर लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्या कहने की चर्चा की जा रही थी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर अगर चर्चा हम करें तो क्या देख रहे हैं कि क्या शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं। अपने कुछ वर्णन को कर सकते हैं कि कैसी व्यवस्था को सुधार करेंगे। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि केवल किताबी ज्ञान देने की अपेक्षा अधिक तकनीकी शिक्षा दी जाए, शिक्षा के अधिक कार्योन्मुखी बनाई जाए और एक किसान की बेटी को साधारण स्नातक की शिक्षा देने की अपेक्षा इस बात का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि खेत में उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी उसको अपनी गतिविधि से अपने वर्क के साथ जुड़कर उसे काम करने की शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा से लोग को स्वावलंबी उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करनी चाहिए, उसे रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने चाहिए और शिक्षा के लिए योजना बनाई जानी चाहिए कि कैसे आप उसे आगे काम करेंगे। इस तरह से बच्चों आप देखें कि क्वेश्चन नंबर क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय बताएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह से को लिखने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 14 नंबर पर क्या कह रहा है, क्या आप कुछ ऐसे गाँवों की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुतायत में वो रोजगार वहाँ हो गया। ये क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं, उसका तो इसका आंसर भी दिखाई दे रहा है। हाँ, मुझे अपने माली द्वारा सुनाई गई कहानी याद आती है। उसने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व उस गांव में कभी मूलभूत असुविधाएं जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़कों, बाजार वहाँ नहीं थी, तो पानी बिजली आपूर्ति का अभाव था। लेकिन गांव को कुछ विस्तार हुआ और वहाँ पंचायत में एक स्कूल खोला जिसमें कई लोगों को रोजगार मिला। तो इस तरह से आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे। पहले कैसा था और बाद में कैसे बदला, उसमें आपका क्या प्रभाव पड़ा, यही आपको इस क्वेश्चन में लिखने के लिए कहा रहा। तो इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। आइए अंतिम नंबर क्वेश्चन 15 को अगर हम चर्चा करते हैं कि किस पूंजी को आप सबसे अच्छे मानते हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, क्यों। आपके पास ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसमें कहा रहा है कि किस पूंजी को आप सबसे अधिक उपयोगी मानते हैं, अच्छा मानते हैं, तो उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास ये सारे का सारे आंसर लिख कर दिया गया है। इसे पढ़ें, समझें और बार बार इसे प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। ये क्लास 9th की अर्थशास्त्र चैप्टर 2 से हम आपका क्वेश्चन सर करवाए, कैसा लगा। अगर इस तरह से और आपको क्वेश्चन सर चाहिए तो कमेंट अवश्य करेंगे। मैं पूरे का पूरे किताब का क्वेश्चन सर आपके साथ शेयर करूँगा। बच्चे पढ़ाई करते रहें, परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।